MCQ नंबर हमारे पास 23 है. Which of the following statement about the scatter diagram is are correct? It leads to more accurate results if the collected data is atypical. टाइपिकल होता है गैर मामूली. अगर हम स्कैटर डायग्राम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ड्रा किया जाता है. ठीक है, इस वजह से इसकी पहली स्टेटमेंट जो है हमारी रॉन्ग है. दूसरी देखें, इट माइट इंडिकेट अ रिलेशनशिप बिटवीन देयर इट माइट इंडिकेट अ रिलेशनशिप वेयर देयर इज़ नन. ये लिमिटेशन ऑफ स्कैटर डायग्राम की पहली प्रॉपर्टी है. ठीक है, ये दूसरी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट होगी. तो इसका करेक्ट होगा डी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट. अब 4 डिजिट पिन कोड. सबसे पहले हमने कौन सा लगाना है? 4 डिजिट पिन कोड लगाना है, मतलब कि 4 हिस्सों का कोड लगाना है. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वो 4 हिस्से कौन से होंगे. लेट बी सपोज हम यहाँ पे स्टार लगा लेते हैं. कोई भी हो सकते हैं. कैन बिगिन विद एनी नंबर. कैन बिगिन विद एनी, किसी भी नंबर से शुरू हो सकते हैं. मतलब ये पहला डिजिट कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट 0, 1 एंड 2. 0, 1 और 2 के अलावा. इसका क्या मतलब है? देखें टोटल हमारे पास डिजिट कितने होते हैं? 10 डिजिट होते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. कैन बिगिन विद एनी नंबर एक्सेप्ट 0, 1, 2. इन 3 के अलावा ना वो पहला डिजिट कोई भी हो सकता है. तो पीछे हमारे पास कितने रह गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. मतलब इन 7 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट है. वो कौन सा है? आगे क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं. कैन बिगिन विद एनी नंबर एक्सेप्ट 0, 1 एंड 2 इफ़ द रेपिटेशन ऑफ द सेम डिजिट इज़ अलाउड. रेपिटेशन ऑफ द सेम डिजिट इज़ अलाउड का मतलब होता है कि जो डिजिट आप एक दफ़ा सिलेक्ट कर लेते हैं उसको आप दोबारा भी सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पिन कोड बिगिन विद 5. अब यो बिगिन विद यहाँ पे बता रहा था बिगिन विद एनी नंबर, लेकिन यहाँ पे वो कंफर्म बता रहा है कि वो बिगिन कौन से नंबर से हो रहा है? 5 वाले में से. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ? ये जो हमारे पास बाकी 10 में से 7 बचे थे ना, अब 7 में से हमने एक डिजिट स्टार्ट करना है. मतलब बिगिन शुरू वाला वो कौन सा होना चाहिए? 5 वाला. ठीक है, तो इट मीन्स के 7 में से एक कौन सा? 5 वाला. तो 1/7 आ जाएगा. एंड विद अ 3. और एंड किस पे होता है? 3 पे, 3 पे. मतलब उसने कहा कि जो पहला डिजिट आप लोगों ने लगाना है वो लगाना है आप लोगों ने यहाँ पे 5 वाला. कंपलसरी हो गया. ठीक है, और एंड करना है 3 पे. एंड वाला डिजिट कौन सा लगाना है? 3 वाला. लेकिन ना उसने आखिरी डिजिट पे कोई भी शर्त नहीं रखी कि एंड विद 3 एक्सेप्ट 0, 1, 2. ऐसा उसने कुछ भी नहीं बोला. इट मीन्स कि हम कंसिडर करेंगे 10 में से एक डिजिट वो सिलेक्ट करेगा कौन सा? 3 वाला. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो क्वेश्चन में उसने बता दिया 1/10. ये 10 क्यों आया? क्योंकि ये टोटल हमारे पास 10 डिजिट है. ठीक है, 10 में से एक हमने ये 3 वाला सिलेक्ट कर लिया है. ठीक है, ये 7 क्यों आया? क्योंकि टोटल हमारे पास 10 में से 3 डिजिट उसने निकाल दिए थे. 0, 1 एंड 2. पीछे रह गए थे 7 में से हमने एक सिलेक्ट करना है कौन सा? 5 वाला. पीछे रह गया 1/7. अब ये सेंटर वाले डिजिट कौन से होंगे ये नहीं उसने बताया. ठीक है, तो ये हम कंसीडर करेंगे टोटल हमारे पास 10 डिजिट है. अब दूसरे पे 10 में से कोई एक हो सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ 10/10. ठीक है, अब ये तीसरे डिजिट 10 में से कोई भी एक हो सकता है, 10/10. ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये भी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/70. ठीक है. MCQ नंबर 25 देखें. इफ़ अ डाइस इज रोल्ड 5 टाइम. एक डाइस है, हम उसको 5 दफ़ा रोल करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग 3 एट लीस्ट 1 टाइम. प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग 3 एट लीस्ट 1 टाइम. इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3. MCQ नंबर हमारे पास है 25. इफ़ अ डाइस इज रोल्ड 5 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग 3 एट लीस्ट 1 टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल देखें टोटल डाइस की कितनी साइड्स होती हैं. डाइस की टोटल 6 साइड्स होती हैं. ठीक है, ये मेरे पास डाइस अवेलेबल है. इसकी देखें टोटल कितनी साइड्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और ये एक नीचे वाली 6. डाइस की टोटल 6 साइड्स हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग 3 एट लीस्ट 1 टाइम. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x किसके बराबर होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1. इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग 3
मतलब ये 1 2 3 3 वाली साइड जो है ना एक दफ़ा अपीयर हो रही है। टोटल कितनी साइड्स हैं? 6 हैं। 6 में से ये एक साइड अपीयर हो रही है एटलीस्ट वन टाइम। अब ना नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फार्मूला कौन सा है? हमारे पास फार्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। सी पी क्यू एन एक्स एन माइनस एक्स। सी कम्बिनेशन को कहते हैं। पी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और क्यू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर। ठीक है। बाइनोमियल में हमेशा दो चांस होते हैं, या तो वो सक्सेस होगा या तो वो फेलर होगा। यहाँ तक समझ आ गई है? अच्छा, अब आगे देखिए इसमें क्या सीन है। अब हमारे पास डाइस की टोटल कितनी साइड्स हैं? 6 है। ठीक है। 6 में से एक साइड नज़र आ रही है कौन सी? 3 वाली। तो इट मीन्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मेरी क्या होगी? 1/6। कौन सी ये एक साइड कौन सी है? ये 3 वाली। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर क्या होगी? अगर एक साइड सक्सेस वाली तो पीछे कितनी साइड रह गई हैं? 5 साइड्स रह गई हैं। 1 2 3 ये 4 और नीचे वाली 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर क्या होगी? 5/6। ठीक है। इजीली फार्मूले में अप्लाई कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें मेरे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बनता है एक या इससे ज़्यादा, 1 और अबव। अबव कहाँ तक है? मैं डाइस को 5 दफ़ा रोल करता हूँ। इट मीन्स 1 2 3 4 5 दफ़ा। तो ये 1 से लेकर 5 दफ़ा तक, मतलब कि 1 से लेकर 5 तक मैं जवाब निकालूँ। ठीक है। फिर मेरा एग्जैक्ट आंसर निकालेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यही कर लूँ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज़ इक्वल टू x लेस देन 1। इसका क्या मतलब हुआ? x इज़ इक्वल टू 0। x लेस देन 1 से कौन सी रकम है? x इज़ इक्वल टू 0। मतलब टोटल मेरे पास कितने हैं? इफ़ अ डाइस इज रोल्ड 5 टाइम्स, 5 है। 0 1 2 3 4 5। ठीक है। अगर मैंने 1 से लेकर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब बनता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। मतलब इन पांचों का मैं आंसर निकालूं। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसका आंसर निकाल दूं, अगर ज़ीरो का आंसर निकालूं और टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है 1। अगर ज़ीरो का आंसर निकाल के 1 में से माइनस कर दूं तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है? अब डायरेक्टली फार्मूले में अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस x लेस देन 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0। ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बराबर किसके? 1 माइनस x लेस देन 1। x लेस देन 1 से क्या है? x इज इक्वल टू 0। तो मतलब हमने x इज इक्वल टू 0 की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी टोटल कितना है? n हमारा कितना है? 5 5 कम्बिनेशन x कितना पुट करना है? x इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 1/6। p क्या है हमारा? 1/6 पावर 0 मल्टीप्लाई n माइनस एक्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर q क्या है हमारा? 5/6। n माइनस एक्स मतलब n कितना है? 5 माइनस एक्स कितना है? 0। तो 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट क्लोज। कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.5981। 0.5981।
यही हमारा आंसर होगा। एमसीक्यूज बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा तवज्जो से समझा करें। और दूसरी बात है कि इसको रिटन प्रैक्टिस लाजमी किया करें। अगर आपको एमसीक्यूज समझ आता है, अगर आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है ना, तो अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट में और लाइक लाजमी कर दिया करें, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आती तो कमेंट में लाजमी पूछें, इंशाल्लाह मैं लाजमी बताऊँगा। एमसीक्यूज नंबर 26 देखें। समेशन एक्स इज इक्वल 75, समेशन वाई 2 to 5 है, समेशन एक्स वाई 2 8.5, समेशन एक्स के 6 to 5, एन इज इक्वल टू 6। वट वुड बी द रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स का मतलब क्या होता है? वाई ऑन एक्स, अगर वाई ऑन एक्स इट मीन्स कि जो वाई है ना ये डिपेंडेंट है किस पे? एक्स पे। अगर वाई एक्स पे डिपेंड करता है तो एक्स क्या चीज़ है? एक्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या बनती है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अगर हम y के ऊपर बार लेते हैं तो ये बन जाएगा y बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार, ठीक है। a और b की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। b का हमारे पास फार्मूला क्या है? b इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई ओवर एन, समेशन एक्स वाई ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन इनटू समेशन वाई ओवर एन डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये ऑल वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल है। समेशन वाई किसके बराबर है? यहाँ पे ना मैं वैल्यूज़ इकट्ठी लिख लेता हूँ। समेशन एक्स वाई किसके बराबर है? समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 225 बटा एन कितना है? एन इज इक्वल टू 6 माइनस समेशन एक्स कितना है? 75 ओवर 6 एंड समेशन वाई किसके बराबर है? 2 to 5 ओवर 6 डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर की लिए लिखिए, समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 to 5, समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 to 5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस समेशन एक्स कितना है? 75 ओवर 6 का होल स्क्वायर। कैलकुलेटर पे पुट करते हैं। सॉरी ये यहाँ पे मिस्टेक होगी। समेशन एक्स वाई की जो वैल्यू हमारे पास 2851 है, 2851 ये कैलकुलेटर पे पुट करते हैं। तो ये कैलकुलेटर पे पुट किया, हमारे पास आंसर का -0.1232। ये देखें -0.1232। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ना ये बी की आ गई है। बी इज इक्वल टू -0.1232। और अब हम लोगों ने किसकी निकालनी है? ए की। तो अगर ए की यहाँ से वैल्यू निकालें, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो ये बन जाएगी ए इज़ इक्वल टू, ये बी एक्स बार इस तरफ चला जाएगा, वाई बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है। ऑल वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल है, वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए इज़ इक्वल टू वाई बार किसके बराबर है? वाई बार इज़ इक्वल टू वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है? 225 ओवर एन कितना है? 6 माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -0.1232 इंटू एक्स बार की कितनी है? 75 ओवर 6। कैलकुलेटर पे पुट करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 39.04। ए इज़ इक्वल टू 39.04। और हमारे पास ये इक्वेशन क्या थी? y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स।
सो वाई इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 39 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -0.1232 और 7x थोड़ा सा रीअरेंज कर लें 39 प्लस माइनस माइनस 0.1232 x ये यहाँ पे ब्रैकेट आनी है यहाँ पे भी आनी है। तो y की हमारे पास इक्वेशन आ गया रिग्रेशन लाइन y ऑन x y इज़ डिपेंडेंट किस पे x पे x इज़ इंडिपेंडेंट। काफ़ी हो गई, ये थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। ये देखें a हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। y की हमने हमारे पास इक्वेशन क्या थी यहाँ पे y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, उसी को मैंने वैल्यूज़ में पुट करना है। ये इक्वेशन 1 है और यहाँ पे इन इक्वेशन 1 तो ये वैल्यूज़ पुट किया है तो वह हमारा आंसर है y इज़ इक्वल 39 माइनस 0.1232 x, यही आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा होगा MCQ नंबर बी करेक्ट होगा।